हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। आज जो है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम बात करें, ऐसे लास्ट क्लास में हमने याद है हमने वर्क के बारे में बात करी और आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि अगर मान लो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी मतलब मम्मी कुछ एनर्जी चाहिए या फिर कोई मतलब कोई बाहरी इंसान है, कोई रिक्शे वाला है, कोई कोई भी इंसान है, वो आपसे एनर्जी मांग रहा है, ठीक है। या फिर आपकी मम्मी तो आप एनर्जी कैसे दे सकते हो? उस इंसान को खाना देके। मान लो आपकी मम्मी यस सर। बहुत वीकनेस फील कर रही है तो आप खाना देके आप फूड दोगे, वो खाना लेंगी, खाना खाएंगी तो उनका वीकनेस खत्म हो जाएगा। तो एनर्जी देने का एक तरीका क्या हो गया कि तुम डायरेक्ट उसको फूड दे दो। और दूसरा तरीका क्या है कि आपकी मम्मी का तबीयत मान लो सही नहीं है तो आप एनर्जी डायरेक्ट ना देके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मम्मी का काम आप कर दो। मतलब मम्मी का मान लो रोटी बना रही है, रोटी बनाने में ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का लॉस होगा, तो वो रोटी तुम बना दो। तो एक तरह से तुम एनर्जी मम्मी का सेव कर दिए कि नहीं? यस सर। देखिए ना, तो एनर्जी देने का तरीका दो हो गया। एक डायरेक्ट तुम खाना दे दो और दूसरा तुम उस खाना ना देके क्या कर दो, उसके लिए कोई वर्क कर दो, ठीक है। कोई आप वर्क कर दो। ये लास्ट क्लास में हमने बताया था। वर्क करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वर्क तुम उसके लिए वर्क कर दोगे तो उसका एनर्जी सेव हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में हम जी सर। वर्क, हम खाना नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसको हम चावल दे दिए, दावल देते, दाल चावल ये सब देते। दाल चावल ना देके हम क्या देंगे, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में हम देंगे उसको हीट। क्या देंगे? हीट। हम देंगे हीट देंगे या फिर उसके लिए कोई वर्क करेंगे, वर्क एंड हीट। और इसके थ्रू क्या करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर। अगर देखो फिर हमने, हाँ, हमने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला लास्ट क्लास में। वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, यही था ना। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और एक हमने पढ़ा था कि वर्क डन निगेटिव लेंगे कब, इफ वर्क बाय द सिस्टम। वर्क डन इज टेकन नेगेटिव इफ इट इज डन बाय द सिस्टम। यदि सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो उस वर्क को ले हुए क्या, नेगेटिव। 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 और वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि सिस्टम के ऊपर तुम वर्क कर दो ऑन द सिस्टम तो उसको लोगा पॉजिटिव। जैसे ये रोटी रोटी अगर तुम बना दो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तुम रोटी बना दो तो वो वर्क पॉजिटिव कहलाएगा कि तुमने अच्छा काम किया। मान लो मम्मी वर्क की रोटी बना रही थी, ठीक है, और मम्मी रोटी बना रही है तब रोटी डन मतलब रोटी कुक बाई मम्मी, तो बाई जब रहेगा तो वो हो गया बुरा काम यानी कि निगेटिव। वर्क क्या हो गया, निगेटिव। और तुम बना दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो वर्क हो जाएगा आपका पॉजिटिव। बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम हमने समझाया था ऐसे क्या कि एक पिस्टन है, ये तो मान लो ये तुम्हारे इसमें गैस भरा हुआ है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर ये गैस अपने आप एक्सपैंड करके इस ढक्कन को ऊपर ले जाए तो वो वर्क कौन कर रहा है, वो गैस अपने आप, गैस अपने आप कर रहा है यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। तो उस केस में वर्क क्या हो गया, निगेटिव। और अगर मान लो ये ढक्कन अपने आप ऊपर नहीं जाए, आप ऊपर से क्या करो, प्रेशर दो। यदि तुम प्रेशर दे रहे हो ऊपर से तो ढक्कन तुम्हारा तुम्हारी प्रेशर की वजह से नीचे जा रहा है, तो वो तुम प्रेशर दे रहे हो तो क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम होगा तो वो वर्क लेंगे पॉजिटिव, तुम काम करोगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और मम्मी तुम्हारी काम कर रही है तो वो हो जाएगा वर्क निगेटिव, ठीक है। वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, सर बाय द सिस्टम वाला नेगेटिव होगा। हाँ, बाय द सिस्टम वाला निगेटिव होगा। वर्क डन बाय मम्मी निगेटिव। यदि तुम कर रहे हो, तुम जो काम करोगे ना वो पॉजिटिव होगा। तुम रोटी बना दोगे तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर तुम ढक्कन को, इस ढक्कन को तुम प्रेस कर रहे हो नीचे की तरफ तो वो वर्क पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों में कोई है जो रोटी बनाता है, मतलब घर का खाना वगैरह बनाता है? पारुल आप बनाते हो और चाय बनाते हैं। चाय, वो तो तुम अपने लिए बनाते होगे, हाँ?
बस, और कोई नहीं। अरे कितने लोग हैं जिनको मतलब रोटी बनाने ही नहीं आता? भाई सर बॉयज उल्टी को, सीधी बनती है सर, उल्टी अरे सीधी बॉयज सर। को ऑब्वियसली बात है नहीं आती होंगी। आकांक्षा यस आपको सर, नहीं उल्टी आती? सीधी आती है सर। आकांक्षा, समीक्षा, इन लोग को क्या आती है बात बनाने? जितना बात, यस सर। हाँ, रोटी बनाने नहीं आता, बताओ भाई। सर मेरे से तो आप, कभी कभी तो बना ही लेते हैं। पारुल आपने तो बोला था कि आपने बना लिया। ये आकांक्षा और समीक्षा, इन्होंने हैंड रेज किया, इनको रोटी नहीं बनानी आता। नहीं आता? सर बनानी आती है, थोड़ा शेप बिगड़ जाता है। थोड़ा ही बिगड़ जाता है ना, थोड़ा भी नहीं आता है बनाने। यस सर, नहीं बनानी आती है पर थोड़ा बिगड़ जाता है शेप। अरे सर कोई वो नहीं, खा ऊपर से लेंगे। इंडिया का हाँ तो नक्शा बन शेप से जाता क्या है, हो गया? नीचे मैम से हम तो बांग्लादेश सर का। वो तो हम इतना कर लेते हैं, अच्छा ये, वो तो सर हम भी इतना कर लेते हैं। अरे और आटा मतलब बनाने से ज्यादा मुझे लगता है टफ वो आटा गूंद, ये हम, सर वो तो बनाने से ज्यादा वो भी खाना कर लेते आता हैं। है। मुझे भी ये लगता है। हाँ वो गीला हो जाएगा, आटा अगर गूंद रहे हो तो वो गड़बड़ भी हो सकता है। सर आपको आता है? नहीं भाई, रोटी नहीं, मुश्किल है थोड़ा, थोड़ा मुश्किल है। चावल बना सकते हैं। देखो ये अब आते हैं हीट के ऊपर। समीक्षा बोली थी सर मेरे से बात बनवा दो, रोटी रोटी की बात मत करो। चलो देखो हीट, अब हीट क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा कैसे? हीट का ट्रांसफर होता है एक, और मान लो इधर देखो, ये आपका बर्तन है। देखो बर्तन के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? वो सिस्टम कहलाएगा। बर्तन के अंदर पता है ना, जो भी होगा वो सिस्टम होगा। अब इस बर्तन में Yes, तुम आइस क्यूब ले लियो, बहुत सारे आइस क्यूब। ये आइस क्यूब का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और बाहर का टेम्परेचर कितना है? मान लो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। 25। अब ये बताओ आइस क्यूब धीरे धीरे ये क्या होगा? पिघल जाएगा कि नहीं? यस सर। आइस क्यूब, ऑब्वियसली बात है ना, ये मेल्ट कर जाएगा। आइस क्यूब क्यों मेल्ट कर गया? क्योंकि ये जो आपका आइस का टेम्परेचर है, ये क्या है? ये कम है, और ये बाहर का टेम्परेचर ज्यादा। तो हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो क्या ऐसे होगा? ये बाहर का टेम्परेचर अंदर चला जाएगा, 11 से कम की तरफ। बाहर का टेम्परेचर अंदर जाएगा, हीट का यस फ्लो, सर। ठीक है। और वो बाहर का टेम्परेचर अंदर गया, जिससे क्या होगा? ये आइस क्यूब एक टेम्परेचर गेन कर लेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे हीट का फ्लो कैसे होगा, तो हम बोलेंगे कि देखिए भैया, हीट का फ्लो हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी, या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। अरे हीट का फ्लो कैसे होगा? जिधर टेम्परेचर ज्यादा, और किसी, जिधर ज्यादा टेम्परेचर है वहां से जिधर कम टेम्परेचर है उसके तरफ हीट का फ्लो हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है हीट एक्सचेंज में। क्या लिखा है? हीट इज डिफाइंड। हीट क्या है? हीट तो एक एनर्जी है, ये बोले थे ना, हीट एक एनर्जी है। यस सर। यस सर। फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा? जो कि आपका फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, किसके किसके टेम्परेचर में? तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम, और ये बाहर हो गया सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हीट का फ्लो होगा। हीट का फ्लो सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से होगा, ठीक है। और ये क्या होता है? हीट एक पाथ फंक्शन होता है ना, याद है ना? यस सर। हाँ, हीट एक पाथ फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करता है। अरे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़े थे? स्टेट फंक्शन वैसा फंक्शन जो कि इनिशियल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे से मतलब रहता है, कि आप इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है। जैसे स्कूल में मैंने बोला था कि आप स्कूल जा रहे हो, तो टीचर को बस इससे मतलब है कि तुम टाइमली पहुंच रहे हो कि नहीं। तुम किस रास्ते से आ रहे हो, टीचर को उससे मतलब नहीं। उनको मतलब है कि तुम टाइमली स्कूल में पहुंचे। तो तुम्हारा इस, जो टीचर का जो तुम्हारा ये हुआ, वो क्या हो गया? वो तुम्हारा स्टेट फंक्शन हो गया। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टीचर को ये क्या चाहिए भाई? तुम टाइमली आ जाओ। लेकिन तुम्हारा साइकिल है, वो साइकिल का पंचर होना या नहीं होना ये पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो तुम खराब रास्ते से जाओगे तो तुम्हारा साइकिल पंचर हो जाएगा, अच्छे रास्ते से जाओगे तो पंचर नहीं होगा। तो वो हो गया तुम्हारा पाथ फंक्शन। तो हीट भी आपका एक पाथ फंक्शन है ना। हीट एक क्या है? एक पाथ फंक्शन है। क्यों पाथ फंक्शन है? क्योंकि हम ऐसे भी समझाते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे मान लो, एक छोटा ये रॉड है, एक ये रॉड है। इस रॉड का टेम्परेचर है मान लो 50 डिग्री सेल्सियस,
और इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे तो इसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करेगा और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसको अगर हम ऐसे 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 बहुत सारा पाथ जो है, पाथ चेंज कर दिए, ऐसे चेंज जोड़े, इस केस में क्या होगा, सेकंड, ये पहला केस और ये सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, जो हीट होगा ये अलग पाथ से जा रहा है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। तो देखो हीट सो गर्म होने में टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि पाथ आपने चेंज कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, हीट का फ्लो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं। तो हीट क्या हो गया, पाथ फंक्शन हुआ। यस सर। पाथ फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके में लिखा हुआ है कि देखो जैसे हम वर्क में, वर्क जो था तो वर्क में बोल रहे थे ना कि वर्क अगर बाय द सिस्टम हो तो निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो पॉजिटिव, ठीक है। अरे ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारा क्या होगा भैया, तुम्हारा ये हीट एक्सचेंज भी होगा। कैसे होगा, हीट एक्सचेंज तो हो ही गया, ध्यान देना। अगर हाँ, इसका भी ये साइन होता है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये तो आपको पता ही है। यस सर। हीट का फ्लो कैसे होगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हीट फ्लोइंग, अगर देखो हीट जो है सिस्टम के द्वारा, हीट जो है सिस्टम के द्वारा फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो बाय द सिस्टम तुम बोलो, जैसे बाय, जैसे वर्क बाय द सिस्टम हो रहा था तो क्या होता, वर्क पॉजिटिव हो रहा था कि निगेटिव हो रहा था, नेगेटिव, वर्क निगेटिव हो रहा था। तो वैसे ही अगर हीट फ्लो बाय द सिस्टम हो जाएगा तो वो हीट क्या हो जाएगा, निगेटिव, नेगेटिव। निगेटिव। और यदि तुम वर्क कर दे रहे थे सिस्टम पे, तुम वर्क कर रहे थे तो वर्क क्या हो रहा था, पॉजिटिव। और अगर मान लो तुम हीट दे रहे हो, तुम बाहर से हीट ले जाके दे रहे हो, तो वो हीट क्या हो जाएगा, वो हीट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कब पॉजिटिव होगा, जब तुम बाहर से, देखो तुम कुछ भी करो, तुम अगर वर्क करोगे तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तुम अगर हीट दे रहे हो, मान लो तुम पटाखा चला के हीट देते रहे हो, तो तुमने हीट तुमने दिया तो वो हीट पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा अच्छा, ये हीट जो है स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, सर पाथ पाथ फंक्शन फंक्शन है। है। पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है। सर हीट पाथ सुनो, फंक्शन है, लेकिन हाँ हीट पाथ फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, हीट पाथ फंक्शन है और हीट को डिनोट किया गया है स्मॉल क्यू से। आपको याद होगा हमने स्टेट फंक्शन पढ़ा था, यस सर। और पाथ फंक्शन पढ़ा था। कैपिटल लेटर से किसको दिखाते थे, स्टेट फंक्शन। स्टेट को सर। स्टेट को कैपिटल लेटर से लिखते थे कि पाथ को, सर स्टेट को, स्टेट फंक्शन को। अरे स्टेट देखो को ही लिखते थे सर। इसको ऐसे ध्यान रखना, स्टेट का कैपिटल होता है ना, यस सर। राज्य की राजधानी होती है भाई, किसका कैपिटल होता है, स्टेट का यस सर। कैपिटल, स्टेट का कैपिटल होता है, ठीक है, स्टेट का कैपिटल होता है, ठीक है। यानी कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और जो पाथ फंक्शन होता है उसको, अगर ऑब्वियस बात है स्टेट को कैपिटल से लिख रहे हो Small letter. तो पाथ को स्मॉल स्मॉल लेटर। लेटर। तो चूंकि ये क्या है, ये पाथ फंक्शन, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, तो इसको कैसे लिखोगे, स्मॉल क्यू से लिखोगे ना, यस सर। हीट को स्मॉल क्यू से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ये Yes, इसी sir. देख रहे हो, स्मॉल क्यू लिखा हुआ है ना, स्मॉल क्यू। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर, सर स्टेट वॉल्यूम क्या हो फंक्शन है। जाएगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है। कैसे पता चला, अरे वॉल्यूम को कैपिटल भी से लिखते हैं ना, कैपिटल भी से यस लिखते हैं, सर। तो जो कैपिटल से लिखा जाए वो स्टेट फंक्शन। ऐसा भी होता है सर? क्या, सर वॉल्यूम को कैपिटल से लिखते हैं मतलब वो स्टेट फंक्शन है? जिसको कैपिटल से लिखते हैं वो स्टेट फंक्शन होता है। अरे वॉल्यूम पाथ पे थोड़ी डिपेंड किया। अगर मान लो एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, तुम मग से पानी भरो, चाहे पाइप से भरो, चाहे तुम डायरेक्ट ये मोटर चला दो, जितना बाल्टी में कैपेसिटी होगा जो उतना ही पानी भरेगा ना। तो वॉल्यूम वो थोड़ी डिपेंड कर रहा है तुम कैसे भर रहे हो पानी। चलो इसके यूनिट कन्वर्जन कुछ देख लेते हैं।
ये इसको तुम डायरी में नोट कर लेना भाई, बोले थे ना एक डायरी, आप एक डायरी रखिएगा जिसपे ये नोट कीजिएगा। अरे ले लियो डायरी, तुम लोग ले लियो। यस सर, वो यस सर पुरानी पड़ी थी सर। अच्छा ले लियो है ना, तो भैया वो डायरी में देखो, मैं अब क्लास में डेली बोल दूंगा कि ये इसको तुम डायरी में लिख लेना, और वो आप लिख लीजिएगा, वो काम की चीजें हैं, ठीक है। यस सर। तो देखो एक कैलोरी, 1 कैलोरी जो होता है, ये आपके फिजिक्स में बहुत काम का आएगा। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ये अप्रॉक्स में वैल्यू लिख रहे हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होगा, 4.2 जूल, ठीक है। उसके Yes, बाद sir. में होगा 1 लीटर एटीएम। 1 लीटर एटीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24.2 कैलोरी। 1 लीटर एटीएम बराबर क्या हो गया, 24.2 कैलोरी। अब देखो ये कैलोरी है, और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल था, तो अगर इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, लगभग 101 नहीं आ जाएगा। देखो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 96, और 0.2 है, लगभग 100 के करीब में आ रहा है ना। यस सर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 101.3 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर क्या होगा, 101.3 जूल, ठीक है। यस और सर। क्या हो जाएगा, 1 जूल जो होता है ये होता है 10 की पावर 7 अर्ग। यस सर। 1 जूल क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 कैलोरी को अगर ये तुम्हारा है 1 कैलोरी 4.2 जूल, और इसको अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यस सर। तो बस इतना ही लिखना, बाकी तुम कर सकते हो अपने डायरी में, आप इतना को नोट कर देना। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पहला वाला, लास्ट वाला ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच वाला भी Yes. इंपॉर्टेंट है, पहला वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1 कैलोरी बराबर कितना, 4.2 जूल होता है। तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 कैलोरी बराबर कितना लिखा हुआ है, 4.182 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स में हम लेंगे 4.2, क्योंकि इतना कैलकुलेशन कौन करेगा 4.184, तो उतना कैलकुलेशन होगा नहीं। हम क्या लिख देंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 लीटर एटीएम बराबर हमने लिखा था ना अभी 101.3 जूल। यस सर। और फिर हमने देखो ये चूंकि जूल है, जूल को तुम अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। यस सर। 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब तुम बताओ सबसे बड़ा यूनिट, इसका मतलब लीटर एटीएम सबसे बड़ा यूनिट है ना। यस सर। देखो 1 लीटर बराबर 101, मतलब 24 कैलोरी है। 1 लीटर बराबर 24 कैलोरी है, 24.2। तो लीटर एटीएम सबसे बड़ा यूनिट, फिर तुम्हारा कैलोरी, फिर तुम्हारा जूल, देखो उससे छोटा जूल है, और सबसे छोटा अर्ग नहीं हो जाएगा, यस सर। यस सर। सबसे छोटा अर्ग हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताएगा अभी। सर अर्ग जो है सर सीजीएस सिस्टम में यूज होता है ना। क्या सर जो अर्ग यूनिट है वो सीजीएस की होती है ना। ये सारे स्मॉल ही है, लेकिन सीजीएस में सीजीएस का अर्ग। क्या, सर जो अर्ग है वो सीजीएस का है ना, सीजीएस यूनिट का system होता सीजीएस, हाँ छोटा यूनिट है ना, है। Yes, sir. ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन यूनिट तुम्हारा कैलोरी हो जाता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, कॉमन यूनिट कैलोरी हो जाता है, सबसे ज्यादा कैलोरी यूज करते हैं। तो वैल्यू वो लिख लेना भाई, वो फिजिक्स में ज्यादा, ये केमिस्ट्री में तो बहुत कम यूज होगा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। चलो ये यहाँ पे थे, बताओ एक साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब समझे, ए से बी पे गए, बी से फाइनल और इनिशियल स्टेज सी से डी, और फिर डी से ए पे चले गए। यानी कि स्टार्ट किए थे ए से, एंड भी किए ए पे, ए से स्टार्ट करके ए पे एंड कर दिया, तो साइक्लिक प्रोसेस हुआ ना। यस सर। सर। अब ये क्या हो गया, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो बताओ स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसका वैल्यू जीरो, उसका चेंज जीरो नहीं होगा। यस सर। हाँ। होगा ना। जैसे मान लो तुम्हारा अगर बाल्टी है, एक बाल्टी है, उसमें तुम्हारा 1 लीटर पानी था, 1 लीटर से तुम्हारा स्टार्टिंग में 1 लीटर था, तुम थोड़ा पानी उसमें भर दिए, 2 लीटर हो गया, फिर थोड़ा पानी निकाल दिए, सारा पानी निकाल दिया, 0 लीटर हो गया, फिर तुम थोड़ा सा पानी भरे, 0.5 लीटर हो गया, और फिर तुम और भर के
1 लीटर पहुंचा दिए। और तुमसे कोई पूछेगा बताओ डेल्टा वी क्या हो गया, तो स्टार्टिंग में भी 1 लीटर था, बाद में भी 1 लीटर है, तो चेंज इन डेल्टा वी 0 नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. यानी कि स्टेट फंक्शन अगर साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का वैल्यू 0 होगा कि नहीं? साइक्लिक प्रोसेस में देखो क्या लिखा हुआ है, एक साइक्लिक प्रोसेस रहेगा तो स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0। एक साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 होगा ना, बोलो भाई। यस सर। तो देखो ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। ये डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका वैल्यू 0। चेंज इन इंथैल्पी भी 0। ये सारे स्टेट फंक्शन है। डेल्टा पी, डेल्टा टी, देखो सबके सब क्या होंगे? 0 होंगे। ये डेल्टा ई क्या है, डेल्टा एच क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये जान के चलो इनके वैल्यू 0 होते। लास्ट क्लास में देखो ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0। कब? जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो। आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा, आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? जैसे इसको याद है? 3/2 kT, 3/2 kT, 3/2 kT, 3/2 kT सर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केटी या आरटी हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट यार, आर तुम्हारा क्या हो गया? गैस कांस्टेंट। 3/2 आरटी, यानी कि तुम्हारा जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना? अरे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो टेम्परेचर का चेंज 0। टेम्परेचर का चेंज 0 होगा, तो चूंकि टेम्परेचर का चेंज 0 होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 3/2 आरटी। तो जितना टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ, तो इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगा? अरे जब तुम्हारा टेम्परेचर, मान लो स्टार्टिंग में टेम्परेचर तुम्हारा था 25 डिग्री सेल्सियस, उस समय इंटरनल एनर्जी तुम्हारा 100 था, 100। टेम्परेचर तुम्हारा चेंज ही नहीं किया, तो बाद में भी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, चूंकि लास्ट में भी टेम्परेचर उतना ही है, तो इंटरनल एनर्जी भी उतना ही रहेगा। तो कोई पूछे इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, तो तुम 0 नहीं बोलोगे? यस सर। अरे 0 बोलोगे ना? ये लास्ट क्लास में आपको बताया था। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलेगा भाई। हाँ पारुल बोलिए, फिर से बताना है क्या? यस सर। ओके। इंटरनल एनर्जी देखो, गैस का जो है ना, अगर गैस का एनर्जी की बात किया जाए तो गैस का एनर्जी क्या होगा? जो उसका काइनेटिक एनर्जी है, जो गैस का काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वही गैस का क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। अरे गैस, कोई गैस कितना मूव कर रहा है, गैस का कोई गैस, मतलब आइडियल गैस मान लो, आइडियल गैस का अगर कोई पूछेगा ना इंटरनल एनर्जी, इंटरनल आई लिख रहा है, इंटरनल एनर्जी को हम वही ई लिख दिया जाए। इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला गैसियस स्टेट में पढ़ा था, गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था। इसका फॉर्मूला है 3/2 RT। तो आप क्या देख रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। आर तो कांस्टेंट होता है, आर क्या होता है? कांस्टेंट। तो कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे। और ये आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो, एक गैस है, तुम एक डब्बे में गैस रखो, टेम्परेचर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. दूर दूर जाएंगे ना। आप Yes, टेम्परेचर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाना मतलब क्या हो गया? उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और जो काइनेटिक एनर्जी गैस, आइडियल गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है, वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है। अब बताओ, स्टार्टिंग में अगर मान लो कोई 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और उसमें काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू अगर आपका है 100 जूल, और टेम्परेचर आपने बढ़ाया ही नहीं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा क्या? आप टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं रहे हो, क्योंकि फॉर्मूला में देखो ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाया नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 100 जूल था, बाद में भी कितना रहेगा? 100 जूल। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। तो 100 - 100 लिखोगे, 0 हो जाएगा। 0।
और जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वही तुम्हारा इंटरनल एनर्जी का भी तो चेंज है, डेल्टा ई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है गैस का। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने टेम्परेचर ही नहीं बदला। और जब टेम्परेचर हम नहीं बदलते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। तो यही लिखा है कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा ना तो उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। समझ में आया, आया, ठीक है। और देखो ये तो हमने ये पढ़ा था भाई, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। हाँ कृष्णा बोलो। सर मैं ये तो हमने पढ़ा था ना कि सभी नेचुरल प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है ना। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। हमारे नेचर मतलब जैसे तुम्हारा क्या है, पहाड़ से पानी गिरना, क्या उस पानी को तुम फिर से पहाड़ पे लेके चले जाओगे क्या, नो सर। नेचुरल प्रोसेस है। अगर जंगल में आग लग गई और सारे पेड़ जल गए तो क्या वो पेड़ फिर से, मतलब एक बार जल के राख हो गए तो क्या वो फिर से पेड़ बन जाएगा क्या, नहीं No, बनेगा। sir. ठीक है, तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, वो दोबारा नहीं बन सकते। जैसे इरिवर्सिबल मतलब क्या हो गया, एक पेपर को तुम जला लो, क्या फिर से पेपर मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो वापस से ना मिले। तो सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर, हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा कि Q और W क्या होगा, पॉजिटिव लोगे, वर्क मतलब वर्क, हाँ मिल्क से दही बनना, हाँ भाई वो भी हो जाएगा, या दूध का फटना वो भी हो जाएगा, पनीर से दूध से पनीर बनना। देखो Q और W पॉजिटिव लोगे कब, जब तुम वर्क कर दो या तुम हीट दे दो ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम रहेगा तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तुम हीट दे दो या तुम काम कर दो, पॉजिटिव। लेकिन अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम हीट दे रहा है, सिस्टम हीट दे रहा है, सिस्टम कैसे हीट देगा, अगर मान लीजिए एक सिस्टम है, इसके अंदर आपने आग का गोला रख दिया, तो आग का गोला रख दिया, सिस्टम के अंदर आग का गोला है भाई, तो ये हीट देगा कि नहीं, यस सर। Yes, sir. तो हीट देगा। तो हीट कौन दे रहा है, हीट दे रहा है सिस्टम दे रहा है। तो उस केस में क्यू क्या होगा, निगेटिव ले लोगे। क्यों मतलब हीट को निगेटिव लोगे और वर्क को भी निगेटिव लोगे। मम्मी खाना बना रही है वो वर्क निगेटिव, ठीक है। सिस्टम वर्क कर रहा है, जैसे ये अपने से ढक्कन ऊपर जा रहा है तो वो वर्क निगेटिव। तो याद रखना ऑन द सिस्टम और ये हो गया बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम रहेगा तो दोनों निगेटिव होते हैं, बाय द सिस्टम रहेगा तो दोनों नहीं, ऑन द सिस्टम रहेगा तो दोनों पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम रहेगा तो दोनों पॉजिटिव, बाय द सिस्टम रहेगा तो दोनों निगेटिव। दोनों मतलब कौन, वर्क और हीट, ठीक है। और ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तुम जाओगे तो फिजिक्स का अलग कहानी चलेगा, फिजिक्स में करोगे, ठीक है भाई। हाँ बोलो कृष्णा, एक सेकंड रुक जाओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हीट कैपेसिटी। यस सर, थोड़ा सा पहले। और आज, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। और हीट कैपेसिटी जो है यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, कृष्णा का बात भी सुन लेता हूँ, या किसी को डाउट है तो पूछ लो। बताओ भाई सर क्या डाउट, मेरा सर डाउट नहीं है सर। सर मैं पूछ रहा था सर, आपने वहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लगा दिया सर 3/2 RT में, तो वहाँ पे 3/2 RT। यस सर। अरे तो वो जाओ Boltzmann- गैसेस, वो गैसेस रेट को रिवाइज करो भाई, उसमें बताया गया था, सर नहीं बोल्ट्जमैन पढ़े हो? कांस्टेंट है ना सर वहाँ पे? अरे दोनों इक्वेशन हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करना भाई। अरे ये किसी को याद है, हमने दो इक्वेशन पढ़े, दो फॉर्मूले पढ़े हुए थे, किसी को याद है, दो सर इक्वेशन उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं ना, R हाँ को एवोगैड्रो नंबर से, यस। constant बनता हाँ है। हाँ हाँ, ये सब के लिए ना तुम एक बार रिवाइज करो, नहीं तो मेरे को कॉल करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सर ये कहाँ यूज होता है RT वाला कोड? अभी के टॉपिक में बताओ यार, कोई डाउट है तो। ठीक है सर। ये सब गैसेस रेट में बताया था भैया, डेराइव भी कराए थे भाई इक्वेशन। हाँ मैं क्या लिया, मैं लिया एनर्जी। मैं कैमरा ऑफ करके क्या लिया, एनर्जी। Energy. अब तुम सोचोगे सर आपने हीट लिया, अरे नहीं नहीं, वो हीट केमिस्ट्री में रिएक्शन में लेते हैं भाई। ऐसा थोड़ा है कि भाई एनर्जी के नाम पे हम जाके हीट ले लिए,
जिस चेयर पे बैठे हैं उसके नीचे आग लगा दीजिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट क्या है, एनर्जी है। तो जिस चेयर पे बैठे हैं उसके नीचे हमने क्या किया, फायर जला दिया और क्या किया, लोग एनर्जी, यस सर, हीट एनर्जी मिल रही है। हीट एनर्जी मिल रही है। हालांकि वो भी एनर्जी होता है। देखो तुम अगर ऐसे शांत से बैठे हो और तुम्हारे चेयर के नीचे आग लगता है, तुम्हारे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाएगा, तुम उठ के दौड़ने लगोगे। ठीक है, चलो हीट कैपेसिटी क्या होता है, कोई बता सकता है हीट कैपेसिटी क्या होता है? सर हमने तो पढ़ रखा है। कोई बता सकता है हीट कैपेसिटी? सर जो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए सर किसी भी बॉडी का जितनी हाँ। उसको हीट लगती है सर, वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। और सर ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ये फिक्स हाँ, नहीं देखो ये लिखा भी हुआ है आपके सामने, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, पढ़ के ही बता देते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, क्या रेज करना, टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर रेज मतलब इंक्रीज करना ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगा, कोई सब्सटेंस ले लो, कोई सब्सटेंस ले लो, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है। 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो उसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है, ओम सिंह है, ये ओम सिंह है, ओम सिंह का टेम्परेचर है, दिल्ली में टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है, ओम सिंह का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। अब हम ओम सिंह को क्या करें, एक गर्म तावा पे बैठा दिया, रोटी बनने वाला तावा जानते हो? यस सर। ओम सिंह को हमने एक गर्म तावे पे डाल दिया। अब इसका टेम्परेचर ओम सिंह का बढ़ा और ये बढ़ के 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बताओ यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, जिसको हमने क्यू लिख दिया। भाई हीट दिए तभी तो टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है ना। तो ये जो क्यू हमने लिखा है, क्या इसको हीट कैपेसिटी बोलेंगे? नहीं सर, तो हीट दे रहे हैं। नो सर। क्यों नहीं बोलेंगे हीट कैपेसिटी? सर 1 डिग्री सेल्सियस रेज 1 डिग्री बढ़ना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री बढ़ेगा तभी हीट कैपेसिटी कहलाएगा। यहाँ पे ओम का कितना टेम्परेचर बढ़ गया भाई, 2 बढ़ गया सर 2 डिग्री। कि सर आपने तो मुझे 2 डिग्री बढ़ा दिया, नहीं दो आप बढ़ गए, लेकिन ये हीट कैपेसिटी नहीं हुआ। हीट कैपेसिटी कब होता है, जब ये 36 डिग्री सेल्सियस, ये 36 डिग्री सेल्सियस। बताओ 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा ना। यस सर। यस अब ये क्या हो गया, 1 डिग्री बढ़ेगा ना तो इसको बोलोगे क्या हो गया, अब ये क्यू जो होगा ना, यही क्यू को बोलोगे हीट कैपेसिटी। क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगा, जो आप हीट दोगे और आपके हीट देने से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपने हीट दिया और आपके हीट देने से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो जो हीट आप दे रहे हो उसको बोलोगे हीट कैपेसिटी। ठीक है जी सर। ठीक है। अब तुम देखो, हमेशा हमने पहले अभी तक जितना ही पढ़ा था वहां पे हमने बोल रहे थे कि भैया जो हीट होता है ना, वो हमेशा केल्विन में लेते थे, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी ले लिया, केल्विन भी ले लिया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, चेंज अगर सुनो ओम का टेम्परेचर यहाँ पे 36 से 35 से 36 हो गया, अगर केल्विन में अगर हम बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है, जल्दी बताओ? 308। 273 ऐड करोगे तो 7 5 8, मतलब 5 3 8 और 7 3 10 और ये 308। और ये क्या हो गया, ये केल्विन है, और ये क्या हो गया 309 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 केल्विन का होगा कि नहीं? और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। यस सर। तो यानी कि डेल्टा चेंज इन डिग्री सेल्सियस जो होता है वही चेंज इन केल्विन नहीं होता है। यस सर। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री का चेंज हो रहा है तो केल्विन में भी 10 केल्विन का चेंज होगा कि नहीं? यस फॉर सर। एग्जांपल देखना ना, यहाँ पे ये देखना एग्जांपल के तौर पे, अगर टेम्परेचर है कितना 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये बढ़ के हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर अगर कोई पूछे तो कितना टेम्परेचर का चेंज हो गया, 10 का? 10 का हुआ ना? ठीक है,
अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या हो गया 373 373 और ये क्या हो गया 383 383 केल्विन। अगर यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज कोई पूछे तो क्या होगा 10 10 Kelvin केल्विन। 10 केल्विन। यहाँ पे क्या था 10 डिग्री सेल्सियस। तो जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है उतना ही केल्विन में नहीं हो रहा है। yes sir इसलिए हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। कितना रेज करना है, बस 1 डिग्री सेल्सियस, बस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट दोगे वही हीट उसका हीट कैपेसिटी का लग जाएगा। ओके सर। तो क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। हाँ बोलो जतिन, क्या बोल रहे थे? अरे कोई कुछ बोल रहा था क्या अभी? नो सर। नहीं कुछ बोल रहा था। अब देखना हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। सबसे पहले हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से यहाँ पे दिखाया जाएगा। सी हो गया हीट कैपेसिटी और ये होगा हीट रिक्वायर्ड बाय राइजिंग टेम्परेचर। जो हीट तुम दे रहे हो, सपोज करो तुम डीक्यू हीट दिए, डीक्यू मतलब समझे, डी मतलब स्मॉल और क्यू मतलब हीट। मान लो तुम स्मॉल हीट दिए और टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ उसको डिवाइड कर दिए, तो जो होगा ना उसी को बोलोगे हीट कैपेसिटी। तुमने कुछ हीट दिया, उसको डिवाइड कर दो उसके चेंज इन टेम्परेचर से, dt से, dq बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, c इज इक्वल टू dq बाई dt। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर कोई यूनिट आपसे पूछेगा कि हीट कैपेसिटी का यूनिट बता दो, तो देखो Q का यूनिट जूल होता है, अभी हमने पढ़ा था, Yes. और T का यूनिट टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, Kelvin. डिग्री सेल्सियस या केल्विन। जूल पर केल्विन। तो देखो जूल पर केल्विन होगा कि नहीं यूनिट, यस yes sir हीट का यूनिट कैलोरी भी तो होता है, तो कैलोरी पर केल्विन भी हो सकता है, केल्विन पर कैलोरी भी तो हो सकता है। हो सकता है। और हीट का यूनिट क्या हो सकता है, मतलब टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन के अलावा भी होता है। हाँ भाई डिग्री सेल्सियस degree होता है, celsius डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सारे यूनिट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या है, हीट के यूनिट है। ठीक है, ये जो जूल वाला यूनिट है वो क्या होगा, वो उसका एसआई यूनिट कहलाएगा ना, जूल वाला जो यूनिट है वो हो जाएगा एसआई यूनिट, Yes, और sir. कैलोरी वाला यूनिट वो हो जाएगा कॉमन यूनिट। ठीक है भाई, जी अरे सर। बोलो। अच्छा ये बताओ, ओम सिंक का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक छोटा सा कोई मतलब, सर गैस के ऊपर बैठाल के फ्लेम ऑन कर देते हैं। हाँ वो हो जाएगा, ओम का बढ़ जाएगा। और एक छोटा सा रैट है, एक रैट है और एक ओम है, दोनों का 1 डिग्री बढ़ाना है। बताओ किसका 1 डिग्री टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, रैट का या ओम का? रैट का सर। रैट का, यानी right कि sir ये मास पे डिपेंड कर रहा है। मास पे डिपेंडेंट है। yes sir मास पे डिपेंड किया ना, तो जो मास पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। याद है ना, Extensive. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता था। चूंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है तो ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे। क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अरे हीट कैपेसिटी क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि भैया एक रैड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ओम के। ठीक है, और चीटी का टेम्परेचर और जल्दी बढ़ जाएगा। तो मास पे डिपेंड करे, जो मास पे डिपेंड करे वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों बोले, क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर रहा है। आ रहा है समझ में सबको, समीक्षा आ रहा है आपको समझ में? जी सर। yes sir तुम्हारा नाम समीक्षा है क्या, सतीम? सॉरी सर, सॉरी। अरे नहीं, मैं वैसे ही मतलब मजे ले रहा हूँ यार। ये समीक्षा आजकल बोल नहीं रही है, नहीं बोल रही है ना? सर आ गया समझ। आ रहा है ना? अरे जाइए, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, अरे बोला करो। चलो, अब ये जो हीट कैपेसिटी है ना, अब हीट कैपेसिटी में अब हम 2 तरह की हीट करेंगे। एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है,
और ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एक हम पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस सर, इसमें मास से डिवाइड कर देंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल सी से। यस सर, स्मॉल सी, ये कौन, देखो ये क्या है, स्मॉल है, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। और ये क्या कहता है, अगर कोई सब्सटेंस, देखो वहां पे ओम सिंह का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे और ओम सिंह के वजन से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन स्पेसिफिक हीट कहता है कि देखिए टेम्परेचर तो 1 डिग्री बढ़ाना है, हीट कैपेसिटी कहता है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 1। लेकिन जो इस बार है ना, हम ओम और रैट को नहीं लेंगे, जिसको भी लेंगे उसका 1 ग्राम। यस सर, अगर ओम सिंह का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना होगा ना, तो ओम का 1 ग्राम कुछ काट लेंगे, पता चला ओम का नाक काट दिए, और उस वो जो हमारा ओम का हमने नाक काटा, ऑब्वियस सी बात है, नाक काटोगे तो क्या होगा, वो 1 ग्राम से तो ज्यादा होगा, 1 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। ओम का नाक कितना वजन का होगा, 50 ग्राम का होगा। अब उसको हम और छोटा करेंगे और 1 ग्राम मांस का टुकड़ा निकालेंगे और उसको हीट करेंगे, और उसका अगर 1 डिग्री बढ़ जाएगा ना, तो हम बोलेंगे अच्छा ये ओम सिंह का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, अरे 10 जी कौन लिख रहा है, 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम मास का कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो हीट देना होगा, जो हीट देना होगा वही क्यों क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया? यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अरे कुछ नहीं होता है, जो हीट कैपेसिटी था ना, उसी वो हीट कैपेसिटी देखो क्या था, वहां पे मास वास का जिक्र नहीं किए थे, कितना ही मास ले लो, ओम के ले लो, माधव को ले लो, कृष्णा को ले लो, किसी को ले लो, लेकिन स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, नहीं नहीं ओम का भी लेंगे या माधव का लेंगे, सबका 1 ग्राम ही ये करना है। 1 ग्राम का अगर 1 ग्राम मास का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अरे समझ में आया? अरे बोलो। Yes, sir. अब देखना वहां पे जो था हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल टू क्या लिखे थे आपने, dq बाई dt लिखे थे कि नहीं, Yes, sir. dq बाई dt। लेकिन वो क्या था, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अगर मान लो मास रहता 500 ग्राम, 500 ग्राम मास अगर है, अगर मान लो एक चूहा है जिसका वजन 500 ग्राम और उसका हीट कैपेसिटी रहता निकालने के लिए, तो तुम क्या लिखते, C dq बाई dt लिखते। लेकिन जैसे ही स्पेसिफिक हीट में जाओगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि स्मॉल सी, तो ये तो बात करते हैं 1 ग्राम की, तो 1 ग्राम करेगा तो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, बस ये नीचे 500 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बताओ 1 ग्राम का आ जाएगा कि नहीं। अरे 1 ग्राम का अगर मान लो एक चूहा है जो था 500 ग्राम का, उसका हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ऊपर वाला ये रहा, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, और उसका अगर 1 ग्राम के लिए निकालोगे तो जो उसका मास था उसे डिवाइड नहीं कर दोगे फॉर्मूले में, तभी तो 1 ग्राम होगा ना भाई। अरे ये 500 से क्यों डिवाइड कर दिया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. स्पेसिफिक हीट मतलब होता है 1 ग्राम के लिए, चूंकि चूहा का वजन था 500 ग्राम, तो उसका स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए होगा, तो 1 ग्राम के लिए कैसे करोगे, 500 से डिवाइड कर दो, उसके मास से डिवाइड कर दो, 1 ग्राम का हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर जनरलाइज इसको कर दे तो dq बाई क्या हो जाएगा, m dt, वेयर m क्या हो जाएगा, वेयर मास, m क्या है, उसका मास है जो कि ग्राम में लेंगे। ठीक है भाई? अरे बोलो। Yes, मेरे से sir. बात नहीं करते तुम लोग, आपस में से बात Yes, sir. करते रहते हो, मेरे से बात कर लो। चलो आगे बढ़े जाए। Yes, Yes, sir. Yes, sir.
ओके ओके ओके, सूरज क्या बोल रहा है भाई? व्हाट्सएप में मैसेज कर रहा है सूरज। चलो इधर देखते हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भैया, क्या हो जाएगा? एस एच सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, जो कि होगा Q अपॉन M डेल्टा टी। बोलो, देखो Q बाई डी टी था, अरे वहां पे dQ बाई dt लिख रहे थे, यस सर। ठीक है? क्यों भाई लीव करना पड़ रहा है? सर डेल्टा क्यों नहीं लिखेंगे? अरे डेल्टा इसलिए हटा दिए, मतलब बड़ा चेंज ले लिए भाई। नहीं सर, डेल्टा डेल्टा डी नहीं और लिखेंगे, क्यू के साथ है, क्यू के साथ क्या डेल्टा। क्या? अरे देखो ये क्योंकि डी था ना, सुनो, डी होता है स्मॉल चेंज के लिए, और ज्यादा बड़ा चेंज के लिए डेल्टा ले लेते हैं। तो ये यस डी सर। तुम्हारा हट गया, यहाँ पे हम क्यू लिख दिए और यहाँ पे डेल्टा लिख दिए, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहा। यहाँ पे अब हम 4 केस देखेंगे। पहला होगा आपका, अगर प्रोसेस क्या हो जाए, अरे यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का कैपेसिटी का यूनिट कोई पूछेगा तो क्यू का यूनिट क्या होगा? जूल। Yes, sir. मास का यूनिट ग्राम, ग्राम। और टेम्परेचर का डिग्री Kelvin. सेल्सियस या केल्विन, यही होगा ना? यस Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अगर 1 ग्राम, चूंकि मास क्या, अगर 1 ग्राम रहे, मास अगर 1 ग्राम रहे और चेंज इन टेम्परेचर 1 हो जाए, यदि मास 1 ग्राम रहे और टेम्परेचर का डेल्टा टी का वैल्यू 1 हो जाए, तो सी बराबर क्यू नहीं हो जाएगा? यस सर। तो कोई पूछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो सकता है, तो आप इसको ऐसे चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ना, कि 1 ग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मतलब सिस्टम में कोई 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्सटेंस है, सिस्टम, अगर 1 ग्राम सिस्टम है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देंगे वही उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है? 1 ग्राम Yes, सिस्टम sir. का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट दोगे वही उसका स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। अरे ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं? 1 ग्राम का देखो ना, सी बराबर क्यू हो गया, कब सी बराबर क्यू हो गया? जब ये रहा Mass 1 gram हो सर। मास। चलो ये रहा स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक, ये तुम्हारा ये फेमस है बहुत ज्यादा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं हमारे स्कूल उसके एग्जाम में, या फिर ये नहीं होता है रेलवे एसएससी, उन सब एग्जामों में पूछा जाता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट बताओ, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। किसी को पता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? क्या होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब समझे, सर वाटर के 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री बढ़ाने में कितना टेम्परेचर देना होगा, कितना हीट देना होगा? 1 कैलोरी देना होगा, यस सर। 1 कैलोरी देना होगा। लेकिन एग्जाम में कैलोरी में ऑप्शन नहीं आता है, वो क्या आएगा? 4.2 जूल। यस हाँ, तो जूल में आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको पढ़ा था अभी, पढ़े थे ना, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल था, तो इसको लिख देगा Yes, sir. 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको याद रखना, ठीक है? तो सर कैलोरी को डिफाइन ही ऐसे करते हैं सर कि कैलोरी 1 तुम्हारा कॉमन यूनिट है, ऐसा sir. यूनिट, देखो हम जब भी बात करेंगे ना ऐसा यूनिट पे बात करते हैं, और ऐसा यूनिट जूल है। जैसे Yes. तुम्हारा लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। हाँ। चलो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला जो था उस पर थोड़ा सा हम काम करते हैं, कुछ फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं। देखो फॉर्मूला यही था ना, स्मॉल सी इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा टी। पहला कंडीशन कि अगर मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए, क्या हो जाए? Isothermal. तो समीक्षा बताना, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा टी क्या होगा? क्या होगा सर- डेल्टा टी? सर 0। हाँ, डेल्टा टी 0 होगा। तो डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो सी क्या हो जाएगा, ये बताओ समीक्षा। इनफिनिट हो जाएगा। इनफाइनाइट होगा। यस सर। यस देखो डेल्टा टी नीचे 0 हो गया तो ये सी बराबर इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. आइसोथर्मल में क्या होगा? सी जो होगा आपका इनफाइनाइट होगा, ठीक है भाई? अच्छा, सर। सेकंड केस अब आते हैं, आइसोथर्मल के बाद में आते हैं एडियाबेटिक। एडियाबेटिक में क्या होता है? क्या 0 होता है? वर्क देता है। क्यू 0 होता है ना? Yes, Yes, sir. कोई
हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा मिल्टन का बॉटल, उसमें तुम पानी रख दो, क्या बाहर हीट आएगा? No, नहीं sir. आएगा। तो Q जीरो हो जाएगा। तो Q जीरो होगा तो बताओ C क्या होगा? C भी जीरो हो जाएगा कि नहीं? जीरो हो जाएगा। Yes, sir. तो Yes, sir. एडियाबेटिक प्रोसेस में C भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में C जीरो हो जाएगा। तो बताओ हीट कैपेसिटी तुम देख रहे हो, इनफाइनाइट भी आ गया, जीरो आ गया, यानी कि तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ रहा है? इनफाइनाइट भी है, जीरो भी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेंज तुम नहीं बोल सकते यार, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। यस सर। Yes, sir. जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है ना? हाँ भाई, हो सकता है। जी सर। अच्छा ये बताइए, सेकंड केस हो गया। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो पहला क्या था? आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। अब थर्ड लेते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट। Pressure constant. प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट फॉर्मूला क्या था? C बराबर Q बाई M डेल्टा T। M delta T। अब बताओ प्रेशर कांस्टेंट है तो Q जीरो होगा क्या? Q जीरो होगा? अरे नहीं होगा ना। Q जीरो होगा? Q तो एडियाबेटिक में जीरो होता है ना। Yes sir। ना यहाँ पे Q जीरो होगा, ना डेल्टा T जीरो होगा, दोनों क्या रहेगा? नॉन जीरो। तो इस केस में हम एक काम करेंगे ना, यहाँ पे इसको CP लिख देंगे, P फॉर प्रेशर कांस्टेंट। यस सर। ये जो C लिखे थे ना, उसका नाम हो जाएगा CP, और फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। CP बराबर क्या होगा? Q बाई M डेल्टा T। क्या हो गया? CP बराबर Q बाई M डेल्टा T। ठीक है, अरे बोलो। Yes, sir. Yes sir। यही फॉर्मूला यही रह गया, CP बराबर M। अच्छा ये अब 4/4 आ गया कंडीशन में। आइसोबारिक के बाद में एक होगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। Volume constant. वॉल्यूम कांस्टेंट। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जो C था इसको लिख दोगे CV लिख दोगे, CV. सीवी। यस सर। CV लिख देंगे, V फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही रह जाएगा, क्योंकि ना तो Q जीरो हो रहा है, ना M जीरो होगा, ना डेल्टा T जीरो। यही फॉर्मूला यही रखेगा, बस इसके नाम में CB और CP लगा देना। और समझ में आया? और ये दोनों क्या है? ये स्मॉल है, स्मॉल CP, स्मॉल CB। एक कैपिटल CP और कैपिटल CB होता है, इसलिए भी हम स्मॉल बार बार बोल रहे हैं। एक कैपिटल जी सर। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल CP, स्मॉल CB। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्मॉल CP और स्मॉल CP हमने लिख दिया ना, लिख दिया ना। चलिए अब आते हैं क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। एक होगा आपका, अभी आप क्या पढ़े थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक अब होगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? दिमाग लगाओ थोड़ा। Sir, 1 mole में तो जो एक मोल को करने के लिए कितनी हीट लगेगी? क्या होगा? एक मोल को क्या करना है? सर देखो एक इसमें मोल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी? हाँ सही बोल रहे हो। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या था? 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ा रहे थे, 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ा रहे थे। मोलर में क्या होगा? 1 मोल को 1 डिग्री बढ़ाओगे, क्या करोगे? अरे अमन खान क्या बोलोगे, क्या करोगे? 1 मोल को, मोलर हीट। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो था उसको हटा के हम क्या रख देंगे? मोलर। मोलर हीट कैपेसिटी। और इसको स्मॉल C से नहीं दिखाएंगे, कैपिटल C से दिखा देंगे, या फिर CM लिख दो, M फॉर CM, M फॉर मोलर। या M नहीं भी लिखोगे तभी भी मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ ध्यान रखना, क्या रहेगा? कैपिटल C है। क्या है? क्या है भैया? कैपिटल C। तो कैपिटल C होगा मोलर हीट कैपेसिटी। चूंकि हीट कैपेसिटी है तो टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे। हाँ भाई 1 डिग्री बढ़ाएंगे, लेकिन मास जो लेना है ना, 1 ग्राम ना लेके क्या ले लेंगे? 1 मोल ले लोगे। क्या लोगे? 1 मोल। 1 मोल। 1 मोल मास का। हाँ 1 मोल का मास यहाँ पे 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने में। अगर कोई तुम्हारा सब्सटेंस है जिस, अगर 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट दोगे उसे बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलोगे? मोलर
यहाँ पे जो हीट दोगे उसको बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं MHC। समझ में? मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ा रहे थे, मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल को 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाओ, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ या 1 केल्विन। ठीक है, अब इसमें भी केस बनेंगे। केस क्या बनेंगे इसमें? हम 2 ही पढ़ रहे हैं, 2 केस। एक तो तुम्हारा एट कांस्टेंट मोलर हीट अच्छा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला हमने नहीं लिखा ना। मोलर हीट, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई? dq by n d, अच्छा n फिर d, नहीं हीट कैपेसिटी का मैं पूछ रहा हूँ, हीट dq by कैपेसिटी का dt, फॉर्मूला dq by dt. dq by dt। लेकिन अगर मान लो 10 मोल रहता, अगर 10 मोल रहता तभी भी फॉर्मूला तो यही रहता ना, dq by dt। यस हीट कैपेसिटी में मोल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारा इसका मोलर हीट कैपेसिटी निकालोगे, सीएम निकालोगे, तो ये 10 मोल से डिवाइड करना होगा कि नहीं? यस Yes sir. और 10 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 मोल का होगा ना। क्योंकि ये 10 मोल से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर जनरलाइज फॉर्म किया जाए तो dq बाई इसका n dt नहीं होगा, यस वेयर n क्या है? n नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल। मोल्स, तो मोलर हीट कैपेसिटी cm क्या हो जाएगा? dq बाई n dt। अरे बोलो। Yes sir. Yes, sir. हाँ तो देखो ये सारे हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले तुम डायरी में लिख लेना, मैं डी लिख दे रहा हूँ, जिसको लिखना है ना डायरी में वो मैं लिख दे रहा हूँ। अरे मैं भूल ही गया, डी वर्ड तुम समझ जाना कि ये तुम्हें डायरी में लिखना है, इसको लिख लेना भाई। अरे तो दिख ही नहीं रहा, ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। फिर तुम ये सबको इग्नोर करो, ये फॉर्मूला लिख लेना, डी फॉर डी आपके डायरी में होनी चाहिए, डायरी मतलब पॉकेट डायरी में, ठीक है। उसके बाद में ये सब को हटाओ हटाओ हटाओ, ये सब को हटाओ। हाँ ये सीपीसीबी तुम वही भूल जाओगे, इसलिए इसको भी लिख लेना, कुछ है नहीं, सीपीसीबी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला तुम डायरी में लिख लेना। स्लाइड दिखा दीजिए। क्या? एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाइएगा। हाँ मैं भेज दूंगा, वो स्लाइड में भेज दूंगा, चिंता मत करो, 10 मिनट टाइम है ना, इसको कवर कर लेते हैं, नहीं तो क्लास के एंड में आप रुकना, मैं दिखा दूंगा। ओके, इसको डायरी में लिख देना, सीएम बराबर dq बाई n dt, ठीक है। चलिए, तो जैसे वहां पे हम dq को हटा के हम q लिख दिए थे, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। c बराबर क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी cm बराबर क्या हो जाएगा? q बाई n डेल्टा t हो जाएगा, और ये आपके डायरी में होनी चाहिए। cm बराबर क्या होगा? q बाई n डेल्टा t, इसको तुम मत लिखो, नीचे वाले पेज पे, ठीक है। अरे बोलो, दोनों एक ही था। अब बताओ इसका कोई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? क्यू का यूनिट जूल, जूल इसका पर यूनिट जूल हो केल्विन जाएगा। पर। ये क्या हो जाएगा? इसका यूनिट मोल होगा, और ये तो भाई डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो यूनिट क्या हो गया भाई? जूल पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन, यस। ठीक है। तो ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, अब यहाँ पे हम एक रिलेशन देखेंगे। इसमें रिलेशन से पहले हम एक काम करते हैं, सीबी और सीपी देख लेते हैं। यस सर। सीबी और सीपी यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर बात किया जाए तो क्या नाम होगा? सीपी हो जाएगा। देखो ये कैपिटल सी है, ये क्या है? कैपिटल है, कैपिटल सीपी हो जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसे वो था ना क्यू बाई एन डेल्टा टी, तो यही होगा क्यू बाई एन डेल्टा टी। बोलो होगा कि नहीं? यस सर। और एट कांस्टेंट मोलर हीट कैपेसिटी, ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करेगा तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या देगा? सीवी बराबर क्यू बाई एन डेल्टा, सीवी बराबर क्यू बाई एन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूला वही है, केवल सीपी सीबी लिख दिया है, वही फॉर्मूला, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये रहा, एक आता है आपका कैपिटल सीवी और कैपिटल सीपी में क्या मतलब? कैपिटल और स्मॉल में रिलेशन कांस्टेंट होगा, आर होगा। क्या?
सर सीपी माइनस सीवी कांस्टेंट होगा सर। हाँ वो होता है, वो कौन सा, कैपिटल वाला या स्मॉल वाला? सर कैपिटल हाँ कैपिटल कैपिटल वाला। तो कैपिटल स्मॉल में एक रिलेशन हम देखेंगे। देखो स्मॉल सीवी क्या था, स्मॉल सीवी का फॉर्मूला क्या था, डीक्यू बाई, अरे क्या था, डीक्यू बाई एम डेल्टा टी था ना। M delta T. और इसका मतलब क्या था, 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो तुम हीट दे रहे थे, यानी कि क्यू हीट दे रहे हो, 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट दे रहे थे उसको बोल रहे थे स्मॉल सीवी, मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए तो, ठीक है, या भी हटाई दो, केवल सी लिख दो। 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने में हो गया क्यू। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन रहता, O2 रहता, तो O2 में कितने होते हैं ग्राम? अरे 32 ग्राम O2 का मोलर मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो O2 में तो 1 ग्राम नहीं होगा, वो तो 32 ग्राम होगा ना। तो 32 ग्राम को बढ़ा रहे हो 1 डिग्री में, तो जो हीट दे रहे हो क्या उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे? नहीं, वो स्पेसिफिक हीट नहीं होगा। No sir. अब उसको स्पेसिफिक हीट बनाने के लिए क्या करना होगा? 32 Divide. 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। एक सेकंड, यहाँ पे तो ये हमने देख लिया कि एम से डिवाइड कर देते थे तो 1 ग्राम हो जाता था। अच्छा ये बताओ, 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने में अगर क्यू हीट लग रहा है तो 32 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने में 32 क्यू नहीं लगेगा टेम्परेचर? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. 32%. क्योंकि हीट क्या होता है, हीट जो होता है, हीट का ट्रांसफर क्या होता है, ये डिपेंड करता है ना अमाउंट पे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Yes, sir. 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने में क्यू टेम्परेचर लगा, क्यू हीट लगा, तो 32 ग्राम को 1 बढ़ाने में 32 क्यू लगेगा, ठीक है। और ये 1 ग्राम Yes, था, sir. सुनो ये 1 ग्राम बढ़ा रहे थे, 1 ग्राम का बढ़ा रहे थे, तो इसको स्मॉल सी लिख रहे थे ना, स्मॉल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रहे थे। लेकिन ये 32 ग्राम है तो ये क्या हो गया, ये तो 32 ग्राम तो 1 मोल होता है, 1 मोल हो गया सर। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी नहीं हुआ। यस सर। हाँ और ये जो क्यू था, ये क्यू को क्या बोले थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्यू भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, और ये 32 क्या हो गया, इसका मोलर मास। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लिख दे क्या, कि देखो ये तुम्हारा mh मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, तो हम क्या लिख दे क्या, कैपिटल CV इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ जो भी आपका सब्सटेंस है जो भी सब्सटेंस इनटू स्मॉल CV। बोलो लिख दिया जाए, क्यों ऐसे लिख दिए, क्योंकि देखो 1 ग्राम को जब तुम 1 डिग्री बढ़ाए थे तो क्यू आ रहा था, और उसी क्यू को हम बोले थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन जब 32 ग्राम को बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 32 से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर क्यू तो वैसे ही रहेगा, क्यू का नाम था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये 32 क्या होगा था, ये ऑक्सीजन का मोलर मास था। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, ये 32 क्यू आया, और 32 क्यू क्या हो गया, 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसको ये क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। हम नहीं कह सकते यार मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो इक्वल हो जाएगा ये 32 क्यू के, और 32 क्या है, मोलर मास है, और क्यू क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हम नहीं लिख सकते हैं कैपिटल CV इज इक्वल टू मोलर मास इनटू CV। सिमिलरली कैपिटल CP इज इक्वल टू मोलर मास इनटू स्मॉल CP। समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। बोलो, और ये रिलेशन ध्यान रहेगा, और ये भी आपके डायरी में होनी चाहिए, ये रिलेशन CV इज इक्वल टू MCP, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा वो इक्वल होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। मोलर मास से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हम कारण यहाँ पे समझा दें। बोलो, किसी कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, आया समझ में? हाँ कृष्णा बोलो। सर आपने बोला था सर जो कैपिटल लिखते हैं वो स्टेट फंक्शन के लिए, स्मॉल क्या पार्ट फंक्शन के लिए। आवाज नहीं आ रही क्लियर थोड़ी? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सर आपने कहा था ना कि सर जो कैपिटल लेटर है वो स्टेट फंक्शन के लिए यूज अरे करते यार हैं। आवाज नहीं आ रही, तुम चैट बॉक्स में लिख दो। क्या बोल रहे हैं, किसी को सुनाई दे रहा है क्या फिर? Yes, sir. हाँ बोलो जतिन, तुम्हारा आवाज आ रहा है फिर, बोलो। अरे कृष्णा क्या बोल रहे हैं, कृष्णा का बात बोल दो। भाई कृष्णा बोलिए फिर से। क्या? मैं ये कह रहा था कि अरे एक सेकंड रुक जाओ कृष्णा, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद ना मैं क्लास कंप्लीट करके और फिर बात करते हैं, ठीक है? रुक जाओ जल्दी से।
अब क्लास बस 5 मिनट में ओवर ही होगा, 5 मिनट में, ठीक है। देखो एक रिलेशन होता है कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर। क्या होता है? कैपिटल सीपी माइनस कैपिटल सीवी इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये क्या है? कैपिटल है। ये क्या है भैया? कैपिटल। ये क्या है? कैपिटल। कैपिटल मतलब समझेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। अब बताओ ये मोलर हीट कैपेसिटी सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर है, और अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल्स को स्मॉल में करोगे तो क्या होगा? एम सीपी माइनस एम सीवी इज इक्वल टू आर लिख दोगे। यस सर। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल सीपी माइनस स्मॉल सीवी इज इक्वल टू आर बाई एम, वेयर एम क्या है? एम है आपका मोलर मास। क्या है? मोलर मास। अरे बोलो। और ये क्या है? ये क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू, अगर स्मॉल वाला रहेगा तो आर बाई एम हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको तुम जल्दी से निपटाना। फॉर एन टू द वैल्यू ऑफ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। देखते सबसे पहले कौन बताता है। सर डी होगा ना, R/2। डी होगा। कृष्णा का डी बोलना है, बाकी बच्चों का सर डी ऑप्शन आर बाई एम है। सुनो, सीपी माइनस सीवी तो सर आर होता है। कैपिटल लग रहा है सर ये। सुनो, सीवी माइनस सीपी तो आर होता है, लेकिन Yes, sir. कहीं भी आर दिखा हुआ दिख रहा है? नहीं सर, क्योंकि सर देखो ये कैपिटल प्रीवियस ईयर नीट में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन। कहीं भी आर ये दिखा। स्मॉल सी है। हाँ, तो इसका मतलब ये स्मॉल सी सारे है। ऑप्शन गलत है। आर बाई मोलर मास हाँ, करेंगे तो R N2 by का molar mass 28 हो जाएगा। हाँ, यानी कि आर बाई मोलर मास हो जाएगा ना। अभी हमने स्मॉल कर दिखा थे ना। अरे देखो ये क्या, सीपी को लिख सकते हो ना, मोलर मास इंटू स्मॉल सीपी माइनस मोलर मास इंटू स्मॉल सीपी इज इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीपी इज इक्वल टू आर बाई मोलर मास। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है? N2 का होता है 28, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कृष्णा का आंसर था सही। अरे समझ में आ रहा है? ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये तुम्हारा ये जो है डेरिवेशन वगैरह हम कल एक बार इसका देख लेंगे, ठीक है। ये देखो स्लाइड को मैं दिखा दे रहा हूँ और क्लास को ओवर कर रहा हूँ। सर इनका रेशियो भी तो होता है कांस्टेंट। रुक जाओ। क्या तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा यार? सर मैं कह रहा हूँ सर इनका रेशियो भी तो कांस्टेंट होता है, सीवी और सीपी का। सीपी और सीवी का रेशियो कौन सा? हाँ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके सीबी बाई सीबी। सर गामा गामा। हाँ, अरे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। देखो इधर टाइम नहीं है ना अभी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखो यही हमने पढ़ा था ना। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। 1 मोल का टेम्परेचर जो हीट मतलब बढ़ाने में जो हीट दोगे, 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट दोगे, वही उसका मोलर हीट कैपेसिटी था। फॉर्मूला देखो, जो तुम्हारा हीट कैपेसिटी था उसी में मोल से डिवाइड कर दे रहे थे ना। मोल से डिवाइड कर दे रहे थे, तुम्हारा मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा। और मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मास पे आपका यस सर। डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अरे क्योंकि 1 मोल को तुम बढ़ा रहे हो। अब मान लो हम क्या लाए, तुम ओम सिंह का लाए मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, तो ओम सिंह का पूरा बॉडी का थोड़ी देखेंगे। ओम सिंह के 1 मोल मास का हम देखेंगे। 1 मोल, अगर 1 मोल मास का जो ओम सिंह का जो बॉडी है, उसको बढ़ाने में 1 डिग्री बढ़ाने में कितना टेम्परेचर लग रहा है, मतलब कितना हीट लग रहा है। तो वो तो तुम्हारा क्या होगा? मास से इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो इसलिए क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हो गया। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और मोलर हीट Yes, कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दोनों क्या होता है? इंटेंसिव होते हैं। ये दोनों इंटेंसिव होते हैं। क्यों इंटेंसिव होते हैं? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम कितना भी मास लाओ, कितना भी पानी लाओ, 1 ग्राम पानी में को 1 डिग्री बढ़ाने में टेम्परेचर कितना हीट दिए? 4.2 जूल, ठीक है। 4.2 जूल लिए ना, तो क्या हो गया? वो फिक्स हो गया ना, 1 ग्राम मास तो फिक्स है, तो उसलिए क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ दोनों। अरे समझ रहे हो कि मोलर हीट Yes, कैपेसिटी sir. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। ये दोनों मास पे डिपेंड नहीं करेंगे। देखो वही था, फिर से वही चीज लिखा हुआ है। C बराबर dq बाई एन dt। सी dq बराबर, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो जाएगा। अगर मान लो C इज इक्वल टू dq
बाई एन डी टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, सी एन डी टी इजिकल टू डी क्यू, यही होगा ना। फिर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दिया तो देखो, तो जो तुम बोल रहे थे ना कि सर ये कैसे हुआ, देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया गया, तो इंटीग्रेशन किया गया तो तुम्हारा क्यू हो गया और तुम्हारा एन सी डेल्टा बाहर आ जाएगा सर। हाँ एन बाहर आ जाएगा, सी बाहर हो जाएगा और डेल्टा डी टी डेल्टा टी में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया गया, ठीक है। और ये सीपी हमने पढ़ ही लिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखो, हम क्या बोले थे, हम स्मॉल सी से बोल रहे थे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एस से भी डिनोट किया जाता है, एस, ठीक है। देखो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम को बढ़ाने में जो तुमको हीट देना होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला दिखाई था, डी क्यू बाई एम डी टी, इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू, हाँ तुम्हारा ये हो जाएगा ना, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। हम क्या पढ़े थे, हमने पढ़ा था एस इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा, क्यू बाई एम डेल्टा टी, यही पढ़ा था ना। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या किया, क्यू को इधर ही रखोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एस एम डेल्टा टी नहीं हो जाएगा, एस एम डेल्टा टी। वेयर एस क्या है, हम यहाँ पे एस लिखा हुआ है, हम इसको स्मॉल सी लिख लेते हैं, हम इसको स्मॉल सी लिख लेते हैं। स्मॉल सी क्या था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारा टोटल हीट कैपेसिटी के साथ अगर रिलेशन देखोगे तो टोटल हीट कैपेसिटी में देखो क्या होता है, अगर स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए होता है और टोटल का तुम काउंट करना चाहोगे तो उसके मास से तुम मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, यस सर। मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसलिए एमएस लिखा हुआ है। और ये वाला इक्वेशन तो हमने देख ही लिया, ये क्या था, ये मोलर हीट कैपेसिटी था। मोलर हीट कैपेसिटी क्या था, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है, स्मॉल एम क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस है, वही सब चीज लिखा हुआ है यार, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखो हमने पढ़ा था ना, आइसोथर्मल में क्या होता है, सी इनफाइनाइट हो जाता था, याद है। और आइसो एडियाबेटिक में सी 0 हो जाता था, आइसोबारिक में सी सीपी के बराबर था और आइसोकोरिक में सी सीवी के बराबर था, ये सब हमने पढ़ा था ना भाई। अरे वही सब चीज को फिर से लिखा हुआ है, मतलब फिर से लिखा हुआ है, एक बार स्लाइड को मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम भी स्मॉल सी लिख रहे थे, देखो यहाँ पे भी स्मॉल सी लिया है, तो एस भी ले सकते हैं, स्मॉल सी भी ले सकते हैं। 1 ग्राम को बढ़ाने में जो टेम्परेचर दोगे, मतलब 1 ग्राम बढ़ाने में, 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट दोगे उसी को बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और ये हमने इक्वेशन देख ही लिया था, सीएम बराबर हमने नहीं लिखा, कैपिटल मोलर हीट कैपेसिटी क्या था, अभी हमने देखा था ना, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसी को यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया। यूनिट वगैरह हमने देख ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, यहाँ पे आप इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सीपी बराबर होता है डीएच बाई डी और सीवी बराबर होता है डीई बाई डी, यही से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। देखो सीपी का देखो, एक्चुअली देखो तुम अभी तक क्या पढ़ के आए थे, समझ गया। अरे ये इक्वेशन तुमने पढ़ा था ना, यस सर। सीपी बराबर हमने नहीं पढ़ा था, डीक्यू बाई डी टी। देखो सी बराबर क्या था, हमने तो ये पढ़ा था ना, सी बराबर डीक्यू बाई डी टी था। क्योंकि अगर इसको कांस्टेंट पी प्रेशर दोगे तो इसको भी कांस्टेंट पी नहीं देना होगा, यस सर। और तो ये मतलब एंथैल्पी बोलते हैं इसको। हाँ उसको एंथैल्पी बोलते हैं। एक्चुअली Yes, एंथैल्पी sir. के बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं बता गया ना, इसलिए हम अभी कर रहे हैं इसको Yes, नेक्स्ट। sir. देखो ये भी तुम्हारा क्या था, dq बाई dt था, यहाँ पे भी लिखे हुए थे, यहाँ पे Volume भी भी लिखे हुए। करना लेना और है। सुनो ये ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा रहता है ना, ऐसे ब्रैकेट के बाहर ऐसे नीचे भी लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है इसका मतलब, कांस्टेंट। देख लो ये छोटा सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कांस्टेंट भी, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट पी, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं समझ में आया तो बोले, किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो बताओ भाई। ये क्वेश्चन तुम घर पे कर लेना, ये क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग ऑफ किया जाए, यस सर। ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, देख लो, कर लो कि बता दे, कर लेंगे। हो जाएगा ना। अरे वही सीपी माइनस सीवी Yes, sir. आर यूज यस कर, सर। ठीक है। और डेल्टा ई का हमने फॉर्मूला भी देखा ही था, डेल्टा ई एन सीवी डेट है, ठीक है। अरे सीवी का हमने फॉर्मूला देखा था ना, सीवी क्या था, डीक्यू, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डीक्यू बाई एन
dt यही था ना, dq by dt, या dq नहीं, इसको हम कैपिटल की केवल की लिख दे रहे थे। तो चलो ये क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज के लिए इतना ही, या फिर आप एक बार ट्राई करना, हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।